चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग। साउंड जा रहा है प्रॉपर? बताएंगे, साउंड जा रहा है? चलिए बताइए, कौन सा ऑब्जेक्टिव सेशन शुरू करें? इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कहां से शुरू करें? आप ही लोग बताइए, कौन से सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सेशन स्टार्ट करें? आप ही लोग बताइए। ठीक है, हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। कहीं से स्टार्ट करना है, फिर एक एक करके ज्योग्राफी पर भी आएंगे। हिस्ट्री हो जाएगा, उसके बाद ज्योग्राफी पे आएंगे, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सारा करवाना है। आप जैसे स्टार्ट करिएगा करने में वैसे कर दूंगा, ठीक है। चलिए हिस्ट्री स्टार्टिंग से ही करते हैं, तेजी से हम लोग करते जाएंगे कवर, ठीक है। और चलिए हिस्ट्री का ये स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम लोग हिस्ट्री ही पढ़ना चाह रहे हैं। ऐसे कल हमने इकोनॉमिक्स शुरुआत किया था, लेकिन चलिए हिस्ट्री को ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और आप लोग को भी हमने दे रखा है, इसको जरूर बनाइए। और कॉन्सेप्ट तो लगभग आपका जो है थ्योरी में हो चुका है, ठीक है। हिस्ट्री में ऐसा करते हैं कि हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से, ठीक है। क्योंकि एनिशियंट जो है आपका और मिडेवल, ये आपका 11-12 में पूछेगा, ठीक है। और सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट हैं 6 to 8 में, मॉडर्न और मिडेवल ज्यादा संभावना है, ठीक है, पूछने का, क्योंकि सिलेबस में वही सब दिया गया है। बाकी थ्योरी अच्छे से करवा रखे हैं। थ्योरी जिनका हो रखा है, पढ़ लिए हैं, तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत उनको होगा जो अभी तक थ्योरी ही नहीं किए हैं। चलिए मिडेवल से शुरू करते हैं, क्योंकि मिडेवल इतिहास जो है, मध्यकालीन इतिहास, आपके 6 to 8 में ज्यादा चैप्टर मिडेवल का ही आपको दिखाई देगा, ठीक है। इसीलिए चलिए तेजी से हम लोग मध्यकालीन इतिहास से शुरुआत करते हैं। आप लोग बस इसको सुनते देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए सबसे नहीं, देखिए, चूंकि 6 to 8 में आपका मॉडर्न तो रहेगा ही, मिडेवल का संभावना ज्यादा है, ठीक है। तो मिडेवल के बाद मॉडर्न करेंगे हम लोग, टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग का लगभग कराया हुआ है ही, ठीक है, बस रिवीजन ही होगा, ठीक है। तेजी से, चूंकि मिडेवल छोटा भी है, तुरंत हो भी जाएगा कवर। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग मध्यकालीन इतिहास के बारे में, जो हमने आपका क्लास लिया था उसमें पूरा कंप्लीट आपका थ्योरी सेक्शन हो रखा है। मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत जो है कब से हुई है, तो 8वीं से 18वीं सदी के बीच का जो काल है, वो आपका मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम लोग पढ़े थे, 8वीं से लेकर के 18वीं तक का काल। और दिल्ली सल्तनत का जो शुरुआत है, अगर देखा जाए तो मेन रूप से आप पाएंगे कि मोहम्मद गोरी के द्वारा जो पृथ्वीराज चौहान के साथ जो युद्ध होता है, तराइन का द्वितीय युद्ध, वहां से ही जब पृथ्वीराज चौहान हारते हैं, उसके बाद यहाँ पर गुलाम वंश की स्थापना जो है
मोहम्मद गोरी के ही गुलाम जो रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन यह अपने आप को कभी जो है शासक के रूप में नहीं देखा, बल्कि अपने आप को यह सिपह सालार बोलता था, ठीक है। तो याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक है। और आप देखेंगे कि गुलाम वंश इसलिए कहा गया इसको कि सभी गुलाम है। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम किसका है, तो मोहम्मद गोरी का। फिर इल्तुतमिश किसका गुलाम है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम है। बलबन भी गुलाम ही रहता है। तो इसमें मैक्सिमम जो थे गुलाम थे, इसलिए इस वंश का नाम क्या रख दिया गया था, गुलाम वंश, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही इसकी स्थापना की थी 1206 ईस्वी में, ठीक है। और 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए गिर गया और वह उसकी मृत्यु हो जाती, किसकी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में राजधानी कहां थी, तो याद रखिएगा जब कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के गद्दी पे बैठा, यानी दिल्ली सल्तनत का जब मुखिया बना ये, तो उस समय जो है दिल्ली की राजधानी कहां हुआ करती थी, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक जो था जब शासन किया था दिल्ली सल्तनत पे, तो उस समय वहां की राजधानी कहां थी, तो लाहौर थी, जो कि अब पाकिस्तान में है, ठीक है। लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में हुआ था और जिसकी अध्यक्षता पंडित नेहरू ने किया था, तो याद रखिएगा, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है, कई लोग इसको झोपड़ी समझ लेते हैं, झोपड़ा लिखा हुआ है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, तो याद रखिएगा 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वह एक मस्जिद है। चूंकि यह 2.5 दिन में ही बना दिया गया था, इसीलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा भी कहा जाता है, ठीक है। 2.5 दिन में ही बना दिया गया था, क्योंकि यह बनाया किसने था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और यह कुतुबुद्दीन ऐबक अपने दान देने के कारण लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सब क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपके निश्चित रूप से एग्जाम में पूछा जाएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, तो एक प्रकार का मस्जिद है, एक प्रकार का क्या है, मस्जिद। आप लोग भी क्वेश्चन देखिए और एकदम आंसर तुरंत तुरंत बताइए, ठीक है। देख के नहीं, आप अपना पीडीएफ खोल के आंसर देख के नहीं, ऐसे ही आपका क्लासरूम में पूरा थ्योरी हो रखा है, ठीक है। इसीलिए आप लोग अब इजिली इसका जवाब दे सकते हैं। आपको सॉल्यूशन देखने की भी अब आवश्यकता मुझे नहीं लगता है कि अब आपको होगी। बस आप लोग आंसर देते रहिए तेजी से, क्वेश्चन जो है उसको करते रहिए। अब देखिए कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था, तो आपको पता होगा कि कुतुब मीनार की नींव किसने दिया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिया था। लेकिन उसको पूरा किसने करवाया था, तो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। क्योंकि 1206 से 1210 का पीरियड ही केवल कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है, मात्र 4 साल पीरियड। तो उसने नींव डाली थी लेकिन पूरा नहीं करवा पाया था। तो आगे चल करके जब इसी का दामाद कुतुबुद्दीन ऐबक का ही दामाद रहता है इल्तुतमिश, उसने इसको पूरा करवाया था। तो याद रखिएगा इल्तुतमिश, ठीक है। आप लोग सभी लोग जवाब दीजिए, ठीक है। केवल देखिए नहीं बल्कि जवाब दीजिए। आप लोग अब ये पढ़ चुके होंगे उम्मीद करते हैं, चूंकि वीडियो लेक्चर बहुत आपको पहले ये सब डाल दिया गया था, तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि देख लिए होंगे। अब भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था, अख्ता मतलब जो है एक प्रकार से जमीन दिया जाता था, ठीक है। तो सबसे पहले जो अख्ता जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को ही दिया गया था, ठीक है। अख्ता प्रथा स्थापित किया था। गोरी के विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अख्ता प्रथा स्थापित की गई। गोर के मोहम्मद शाह मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1191 ईस्वी में हांसी अख्ता या इख्ता, जो कि प्रांतपति जिसको कह सकते हैं, वो बनाया गया था। तो मोहम्मद गोरी ने सर्वप्रथम कुतुबुद्दीन ऐबक जो उसका गुलाम रहता है उसी को यहाँ पर इख्ता यानी प्रांत दिया था, यानी प्रांतपति बनाया था। किसको, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। चलिए, तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो याद रखिएगा बख्तियार खिलजी, और इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय को भी खंडहर में परिणत किया था। यह भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में बीपीएससी में पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा बख्तियार खिलजी जो है, बख्तियार खिलजी इसी ने सर्वप्रथम बिहार पे अटैक किया था। और बिहार में जो है कह सकते हैं कि जो नालंदा विश्वविद्यालय उस समय था, जिसको कि खंडहर में परिवर्तित करने में इसकी प्रमुख भूमिका होती है, ठीक है। तो बिहार पर प्रथम मुस्लिम विजेता अगर पूछे तो याद रखिएगा उसका नाम है बख्तियार खिलजी, ठीक है। यहां पर देखिए ये सॉल्यूशन में क्या लिखा है, मोहम्मद गोरी एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी कब आया था, तो 1191 से 1202 ईस्वी के मध्य में ही बिहार पहुंच गया था, तथा नालंदा एवं विक्रमशिला जो कि भागलपुर में स्थित है
को तहस नहस कर राजधानी ओदंतपुरी पर कब्जा कर लिया। जो ओदंतपुरी जिसका नाम है, इसको अभी वर्तमान में बिहार शरीफ कहा जाता है, याद रखिएगा। ओदंतपुरी पर कब्जा कर लिया जो बिहार शरीफ है, चूंकि नालंदा बिहार शरीफ, तो ओदंतपुरी जो वर्तमान का क्या है, बिहार शरीफ है, ठीक है। और उसने 1202-3 के आसपास बंगाल पर आक्रमण किया और उस समय वहां का शासक लक्ष्मण सेन था, वह बिना युद्ध किए ही भाग निकला और तुर्की सेना ने राजधानी नादिया में प्रवेश कर बुरी तरह लूटपाट की थी। यानी बंगाल तक कब्जा करने वाला प्रथम मुस्लिम विजेता यहाँ पर देखिएगा बिहार बंगाल को जीतने वाला तो बख्तियार खिलजी ही है। और इसने नालंदा विश्वविद्यालय को भी खंडर में परिणत किया, यानी उसको लूटपाट करके आग के हवाले कर दिया था, ठीक है। इतने किताब थे कि कहा जाता है कि 2 या 3 महीने तक जलता रहा था, इतना किताब उसमें था रखा हुआ, सबको जला दिया था। तो उसका मेन उद्देश्य था अपना धर्म प्रचार करना और साथ साथ जो है अन्य धर्म जो फल फूल रहे थे, बौद्ध धर्म खास करके बिहार जैसे राज्य में या भारत में, तो उसको समाप्त करने के उद्देश्य से उसने ऐसा किया था। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहां से प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा तबकाते नासरी, मिन्हाज उल सिराज की रचना है तबकाते नासरी, और उसी से मिन्हाज उल सिराज की जो रचना है तबकाते नासरी, उसी से बख्तियार खिलजी के हमले के बारे में पता चलता है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तबकाते नासरी के रचयिता कौन है, ठीक है, तो मिन्हाज उस सिराज, ठीक है, याद रखिएगा मिन्हाज उस सिराज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नालंदा बिहार विध्वंस किसने किया था? सेम क्वेश्चन कई बार विपरीत, देखिए 60 में 16th बीपीएससी, 62 बीपीएससी और आगे चल करके भी ये पूछा है 66 में, ठीक है। नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था? तो याद रखिएगा बख्तियार खिलजी। किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय जो था खंडर था उसको इसने, मतलब जो विश्वविद्यालय था प्राचीन समय में जहां पे बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी उसको तहस नहस यानी नष्ट करने का काम बिहार में किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने किया था, ठीक है। तो अत्यंत ही महत्वपूर्ण। उसके बाद यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? उसका नाम है मलिक जानी। क्या नाम है? मलिक जानी। तो बिहार में जो सूबेदार नियुक्त किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, किसे किया गया था? तो याद रखिएगा उसका नाम था मलिक जानी, ठीक है। सूबेदार यानी सूबा, सूबा मतलब प्रांत, प्रांतपति के रूप में सूबेदार का पोस्ट हुआ करता था, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ किंगशिप के राजाओं के ईश्वरीय सिद्धांत, और हमने कई बार चर्चा किया था जब मैं बलबन के बारे में बता रहा था तो उस समय आपका चर्चा कर रहा था, जो बलबन जो है वो राजत्व का देवीय सिद्धांत को फॉलो करता था, यानी वो कहता था कि कोई भी शासक ऐसे नहीं बनता है, उसको जो है भगवान ईश्वर चाहते हैं वही बनता है। तो यहाँ पर राजाओं के ईश्वरीय अधिकार का सिद्धांत देने वाला वह शासक था जो कि लौह एवं रक्त की नीति भी अपनाता था, उसका नाम था बलबन। क्या नाम था? बलबन। लौह और रक्त की नीति अपनाता था, सजदा एवं पाउस और नौरोज प्रथा की शुरुआत करने वाला भी शासक यही था, नौरोज। यही क्वेश्चन पूछा था इस बार प्रशासनिक सेवा में, ठीक है। बीपीएससी 69 में आप देखेंगे बलबन के बारे में ही एक क्वेश्चन पूछा था। तो क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके मिडेवल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 6 to 8 में, याद रखिएगा मिडेवल के ज्यादा क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम में, इसीलिए मिडेवल कम से कम 2 बार पढ़िएगा आप लोग। देखिए वही क्वेश्चन आ गया जो अभी हमने चर्चा किया, ठीक है। देखिए पढ़ाया हुआ आपको सब है, थ्योरी में आपका पूरा हो रखा है, बस आप लोग एक बार थ्रोली देख लीजिए जो कि क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं, निश्चित रूप से आपके एग्जाम के लिए क्या होगा? महत्वपूर्ण होगा। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? तो रक्त एवं लौह किसने अपनाया था? बलबन। नौरोज की प्रथा किसने शुरुआत की? बलबन। सजदा एवं पाबोस, पैर चूमना, झुक करके सलाम करना, ये सब की शुरुआत किसने किया था? बलबन ने किया था। एकदम याद रखिएगा, बलबन को आपको भूलना नहीं है। निश्चित रूप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। वह एक निरंकुश शासक था। चलिए वही क्वेश्चन यहां भी है, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो याद रखिएगा कि जो राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः, शरीयत मतलब जो इस्लाम का कानून है उससे स्वतंत्र था। तो बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए प्रयोग किया है? तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए किया है। किसके लिए किया है? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। मलिक काफूर जो एक 1000 दिनारी कहते हिजरा, इसी का
कह सकते हैं सेनापति था, जिसने इसको दक्षिण अभियान में बहुत ज्यादा मदद किया था, और इसका जो है सैन्य प्रशासन के लिए, बाजार नियंत्रण के लिए और टैक्स वसूली करने के लिए और सेनाओं का हुलिया प्रथा शुरुआत करने वाला, बाजार नियंत्रण करने वाला ये पहला शासक है आपका अलाउद्दीन खिलजी। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछते रहेगा। सर्वप्रथम सेना में हुलिया प्रथा किसने शुरुआत किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। दक्षिण भारत पर आक्रमण किया, सबसे ज्यादा टैक्स भी यही लेता था, 50% कर लेने वाला यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन अलाउद्दीन खिलजी का बार बार पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद बाजार नियंत्रण, इसमें बहुत ज्यादा फेमस हुआ बाजार नियंत्रण के कारण, जो कि हमने आपको थ्योरी में अच्छे से बता रखा है, आप लोग देखे ही होंगे अच्छे से। ठीक है, अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो जरूर देखिएगा, थ्योरी पार्ट से ही सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्रिएट हुए, इतना जान लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? उसका नाम था जफर खां। क्या नाम था? जफर खां, जिसका कि मंगोलों के द्वारा जो है मृत्यु हो गई थी मंगोल के साथ युद्ध करने में। रानी पद्मनी का नाम अलाउद्दीन, और आपने पढ़ा होगा जो अलाउद्दीन, ठीक है, तो पद्मावत की रचना जो हुई है मलिक मोहम्मद जायसी ने किया है, तो एक सुंदर कन्या रहती है पद्मनी। ठीक है, पद्मावती की रचना जो है मलिक मोहम्मद जायसी ने जो किया है वो यहीं पर है। और चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता, उनके पति का क्या नाम रहता है? उनका पति का नाम, इधर फिल्म भी आया था पद्मावती, या पद्मावती करके कोई मूवी आया था दीपिका पादुकोण का, याद होगा आप लोग को। तो उसका जो पति था उसका नाम था राणा रतन सिंह। किसका? पद्मावती का, जिसको कि पाने के लिए अलाउद्दीन युद्ध करता है, उससे शादी करना चाहता था रानी पद्मनी का, लेकिन इसने जौहर दिखाते हुए, जौहर मतलब समझ ही रहे कि जब पति जब इसका मतलब हार जाता है युद्ध में, तो महिलाएं आती युद्ध करने और फिर सामूहिक रूप से जौहर दिखाती, यानी वहां की महिलाएं अग्नि कुंड में अपने आप को स्वाहा कर लेती है, जला लेती है, मतलब कह सकते एक प्रकार से सती प्रथा। ठीक है, तो ये सब जो कहानी है वो आपका अलाउद्दीन खिलजी से ही रिलेटेड है, तो याद रखना है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो याद रखिएगा उस समय रामचंद्र देव था, जो कि हिंदू शासक रहता है, दक्षिण जो अभियान है वहां पर देवगिरी का शासक। ठीक है, तो उस समय याद रखिएगा रामचंद्र देव था। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? खालसा भूमि मतलब होता है सरकारी भूमि, तो सबसे ज्यादा अलाउद्दीन खिलजी। इसने क्या किया था कि पहले क्या था कि पहले के जो शासक हुए इससे पहले वो जो है इक्ता दिया करते थे, इक्तेदारी प्रथा की शुरुआत किया था इल्तुतमिश ने, यानी जमीन दी जाती थी सेवा के बदले में। लेकिन इसने आया तो सबसे पहले सभी का जमीन अपने पास लिया, यानी जो इक्तेदार था उसका जमीन अपने पास रखा और उसके बदले में ये सैलरी देना शुरू किया। तो सबसे ज्यादा खालिसा यानी सरकारी भूमि, यानी जो वहां का दिल्ली सल्तनत के अंदर जो भूमि था वो सबसे ज्यादा अलाउद्दीन खिलजी के समय में खालसा भूमि सबसे ज्यादा विकसित हुई थी। याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, चलिए ये सब आपको थ्योरी में हमने अच्छे से करा रखा है, बस आपको तेजी से आपको जो जो क्वेश्चन है किस तरीका के आते हैं, ये सारे क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो नहीं पूछा हुआ। अब देखिए अलाई दरवाजा नाम सही है, अलाई दरवाजा किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। अलाई दरवाजा किसने बनवाया? नाम से याद रखिएगा, अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा किसने बनवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। अलाई दरवाजा किसने बनवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। कब बनवाया? तो 1311 में बनाया था। ठीक है, याद रखिएगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया? अगर पूछे सबसे ज्यादा नहरों, अगर पूछे सबसे पहले नहर किसने बनवाया तो याद रखिएगा गयासुद्दीन तुगलक होगा। अगर पूछे कि सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत में नहरों का निर्माण किसने किया तो गयासुद्दीन तुगलक तब बोलना है। क्या बोलना है? उस समय गयासुद्दीन तुगलक बोलना है। लेकिन जब क्वेश्चन पूछे सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किसने किया था, बाग बगीचों का निर्माण किसने किया था, उसके बाद मजदूरों के लिए बेरोजगार दफ्तर किसने बनवाया था, तो वह व्यक्ति था फिरोज शाह तुगलक, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था, कजन था फिरोज शाह तुगलक, और इसी ने सबसे ज्यादा नहर बनवाए थे, सबसे ज्यादा फल बाग बगीचे दिल्ली के आसपास लगाए थे, अंगूर की खेती, सेब की खेती दिल्ली के आसपास कराने का प्रयास किया, बाग बगीचे लगवाए, बेरोजगारी दफ्तर बनवाया। ठीक है, आपने जब मैंने
आपको बताया था फिरोज शाह तुगलक के बारे में, याद कीजिए। तो सारा कुछ ये सब हो रखा है, बस आपको ऑब्जेक्टिव सेशन ले रहा हूं, ठीक है। ज्योग्राफी का सबसे पहले मैं ले लूंगा, इतिहास कंप्लीट होते के साथ ज्योग्राफी लूंगा। और याद रखिएगा ज्योग्राफी में जो थ्योरी तो हमने जो किया है सो किया है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के जो होते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही रहते हैं। याद रखिएगा कम से कम 80% क्वेश्चन आपको डायरेक्ट रूप से आप देखिएगा कि पूछे हुए क्वेश्चन ही बीपीएससी बार बार पूछता है। इसीलिए लूसेंट ऑब्जेक्टिव के जितने भी ईस्वीसन लगे हुए वो जरूर पढ़िएगा, साथ साथ बीपीएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर पढ़िएगा। बाकी थ्योरी में जितना पढ़ा है वो कॉन्सेप्ट है उतना पढ़ लीजिएगा, उससे ज्यादा माथा पची मत कीजिएगा, ठीक है। बनेगा वही जो पढ़ाया हुआ है, बाद बाकी अब एनर्जी वेस्ट करना है कीजिए, लेकिन बनेगा यही सब। चलिए, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा, देखिए आ गया दारुल सफा। दारू, दवाई दारू का नाम हमने बताया था ट्रिक याद करने के लिए। दारू किसको बोलते हैं? दवाई दारू कब होता है? जब बीमार होता है अस्पताल। तो यहाँ पर देखिए, एक दानशील, एक खैराती अस्पताल, तो क्लियर हो गया। एक क्या हो गया? खैराती अस्पताल, यानी जहां फ्री में इलाज हो, सरकारी अस्पताल। खैराती नहीं बोलते कि खैरात में दे रहे हमको, यानी आप जो फ्री में देते हैं गरीबों को, जो दिया जाता था उसको खैरात कहा जाता था। तो यहां से याद रखिएगा, एक खैराती अस्पताल। कुछ शब्द है जो बार बार पूछे जाएंगे आपको मिडिवल हिस्ट्री का, दारुल सफा उसमें से एक है, ठीक है। तो याद रखिएगा, क्या हो फर्स्ट दान साल, क्या क्या अंकित कुमार क्या लिख रहे हैं? फर्स्ट क्या है? FST फर्स्ट क्या लिखते हो भाई? केवल आंसर लिखो, ABC में आंसर जवाब दिया करो, ठीक है। दारुल सफा क्या था? तो दारुल सफा एक अस्पताल हुआ करता था। दवाई दारू का नाम याद रखना, ट्रिक हमने बताया था जब पढ़ाया था, उसी समय हमने बताया था। निम्नलिखित में किस सुल्तान ने, अभी फिर आ गया, देखिए यही चर्चा हमने किया था, किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? तो उसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। क्या नाम था? तो फिरोज शाह तुगलक। देखिए ऑप्शन आएगा कहां पे है, तो यहाँ पे देखिए है ना, फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये सब आपको जब हमने थ्योरी बताया था उसी में ये सब क्लियर कर दिया था। इसीलिए मैं थ्योरी पे ही विशेष फोकस किया हूं, आपके कंटेंट में भी थ्योरी ही पढ़ाने का प्रयास किया है। ऑब्जेक्टिव तो आप बना ही लीजिएगा जब आप थ्योरी पढ़ लेते हैं। हाँ, पगला बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक है, ये नहीं है। फिरोज शाह तुगलक अलग है, ये FST है, वो MBT है, ये FST है, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो याद रखिएगा, सबसे अधिक गुलाम हुआ करते थे फिरोज शाह तुगलक में, क्योंकि इसने गुलामों का एक दफ्तर ही बना रखा था, ठीक है। तो सबसे ज्यादा गुलाम जो थे वो फिरोज शाह तुगलक के ही दरबार में थे, और लगभग 1,80,000 की संख्या में इनके पास गुलाम था। कितनी संख्या में था? तो 1,80,000 के आसपास गुलाम था, ठीक है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? तो उसका भी नाम फिरोज शाह तुगलक ही है। इसी ने बाग बगीचे, फल, ये सब की खेती स्टार्ट किया। तो स्वाभाविक सी बात है, कॉमन सेंस भी लगाइएगा तो यही होगा। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक, क्या नाम है? अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो याद कीजिए, यह जो आया था, आपको जब दक्षिण भारत हम पढ़ा रहे थे, खास करके कौन सा बताइए? हम्फी साम्राज्य जब पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने इसका चर्चा किया था, याद कीजिए, हम्फी साम्राज्य, ठीक है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? देवराय द्वितीय के दरबार में आया था अब्दुल रज्जाक, जिसने कि वहां का गौरवशाली जो वहां का जो स्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्शन है, जो वहां का, उसके बारे में, सामाजिक स्थिति के बारे में, वहां के मकान के बारे में, वहां का जो स्ट्रक्चर था हम्फी साम्राज्य का कर्नाटक में, ठीक है, उसके बारे में लिखा है। तो याद रखिएगा, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक जो है किस राजा के शासन काल में आया था? तो देवराय द्वितीय के शासन काल में आया था। अगर इसका सॉल्यूशन पढ़िएगा तो यहाँ अच्छे से लिखा हुआ है। और इसका जो यात्रा वृत्तांत था उसका नाम था मतला उस सदाइन व मजम उल बहरीन में देवराय द्वितीय के शासन काल का वर्णन किया है। और वह संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय के कार्यकाल में 1422 से 46 के शासन काल में विजयनगर या हम्फी साम्राज्य जिसको बोलते हैं वहां पर आया था अब्दुल रज्जाक। ये क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब्दुल रज्जाक किसके शासन था? तो देवराय द्वितीय, या कह सकते विजयनगर साम्राज्य आया था, जो कि हम्फी साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? ठीक है, तैमूर लंग आया, उसके बाद भारत में किस वंश की स्थापना हुई? लोदी वंश, सैयद वंश, उसके बाद ऑप्शन क्या क्या है आपका, देखिए, तुगलक वंश, ठीक है, खिलजी वंश। तो तैमूर के आक्रमण के बाद जो स्थिति आई, तो उसका फायदा उठा करके किसने यहाँ पे आक्रमण किया था, अटैक किया था? तो यहाँ पे याद रखिएगा, वह कौन है? सैयद वंश। किस वंश की नींव डाली थी? तो सैयद वंश। गुल खिले तो सूंघ लो, तुगलक के बाद कौन आएगा? तो सैयद वंश, ठीक है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? आगरा किसने बसाया था? याद कीजिए, बताया था लोदी वंश का एक ही शासक तो है जो प्रतापी रहता है, वो सिकंदर लोदी। क्या नाम रहता है उसका? सिकंदर लोदी, जिसने आगरा शहर का निर्माण करवाया था यमुना नदी के किनारे। याद कीजिए, हमने बताया था अच्छे से ये सब के बारे में। चलिए, विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हरिहर और बुक्का। याद कीजिए, विजयनगर साम्राज्य बहुत ही अच्छे से हमने आपको पढ़ाया हुआ है। विजयनगर साम्राज्य याद कीजिए कौन था? हरिहर और बुक्का। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हरिहर और बुक्का, दो भाई थे, इन्होंने ही किया था, याद रखिए, ठीक है। चलिए, कब किया था? 1336 ईस्वी में। और इसके ही समकालीन था मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि दिल्ली में शासन कर रहा था। इसकी राजधानी जो थी, जो विजयनगर साम्राज्य थी, उसकी राजधानी कहां थी? हम्पी, जो कि तुंगभद्रा नदी है, कृष्णा नदी के बगल में तुंगभद्रा नदी है, उसी के किनारे यह स्थित था। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीना था, तो उसका नाम था हरिहर द्वितीय। क्या नाम था? हरिहर द्वितीय, जिसने कि आपका बहमनी जो साम्राज्य था, बहमनी मुस्लिमों का था वहां पे शासन, वहां उनसे गोवा को छीन लिया था, उसका नाम था हरिहर द्वितीय। एक तरफ जहां दिल्ली में उस समय मुगल यानी इस्लाम का आधिपत्य था, तो वही दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में हिंदू शासक भी शासन कर रहे थे। उसमें से यह विजयनगर साम्राज्य रहता है, जिसकी कहानी हमने आपको अच्छे से समझा रखी है। अगर नहीं समझे हैं तो कंटेंट में पड़े हुए वीडियो को अच्छे से देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो उसका नाम था कुली कुतुब शाह, जिसके साथ गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था, ठीक है। और इसमें जो है कौन जीत जाता है? तो कृष्णदेव राय की जीत होती है, याद रखिएगा, ठीक है। कुतुब शाह वहां पराजित होता है। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो अधिशेष लगान, भू राजस्व। तो मेन रूप से इन लोग को जो इनकम आता था वो जमीन के टैक्स से ही आता था, भू राजस्व से ही आता था विजयनगर साम्राज्य। तो ये सब अच्छे से आप लोग जब थ्योरी पढ़िएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर है कि विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ मिले हैं, तो आपको बताया ही था हम्पी, हम्पी उसकी राजधानी थी, तो कहाँ मिलेगा? हम्पी में ही मिलेगा। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो याद कीजिए, हमने बताया था हम्पी साम्राज्य भी कहा जाता है विजयनगर साम्राज्य को, ठीक है। तो कहाँ अवशेष मिलेगा विजयनगर का? तो हम्पी में मिलेगा, हम्पी, ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा तेजी से मैं इसलिए खींच रहा हूं कि बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि हमने थ्योरी में आपको पढ़ा रखा है अच्छे से, तो बार बार एक ही चीज को। दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज कौन सा विभाग था? याद कीजिए, दीवाने अर्ज, जो अर्ज है वो रक्षा से संबंधित है, तो विभाग से संबंधित है, तो याद रखिएगा दीवाने जो अर्ज है वह रक्षा विभाग से संबंधित था, ठीक है। दीवाने अर्ज जो है किस विभाग से संबंधित है? तो आरिज या अर्ज या मुवालिक इसका क्या होता था? सैन्य अधिकारी होता था, प्रमुख सेना जिसको बोला जाता था आरिज ए मुवालिक, ठीक है। तो याद रखिएगा जो आपका दीवाने अर्ज है वो रक्षा विभाग होता था। अब देखिए ये महाराष्ट्र वाला है, मराठा का वंश है। शिवाजी की राजधानी कहां थी? तो याद रखिएगा रायगढ़। शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, ठीक है, मराठा राजवंश है, तो शिवाजी की राजधानी कहां थी? तो याद रखना है आपको रायगढ़। कहां पे थी? तो रायगढ़। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट इसी रूप में पूछ देगा आपको, ठीक है। बहमनी राज का संस्थापक कौन था? बहमनी राज का संस्थापक जो था वो, उसका नाम था अल्लाउद्दीन हसन। क्या नाम था बहमनी साम्राज्य के संस्थापक का? तो अल्लाउद्दीन हसन नाम था, याद रखिएगा। बहमनी साम्राज्य, एक तरफ जो विजयनगर साम्राज्य रहता है, वहीं दूसरे तरफ बहमनियों का साम्राज्य जो कि मुस्लिम शासकों का साम्राज्य रहता था। आगे चल करके आपको हमने बताया था कि किस प्रकार से जब विजयनगर साम्राज्य का रामचंद्र राय ने वहां विभेद किया, आपस में फूट डाला, तो वो जो पांच जो प्रांतीय शासक थे वहां के, जो मुस्लिम शासक थे, सब ने मिल करके इसका जो है हत्या करके इसके
इसका सर को काट करके सूली पे घुमाया था, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। बहमनी राज का संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा अलाउद्दीन हसन। अच्छे से देख लीजिएगा थ्योरी को, क्वेश्चन निश्चित रूप से एक दो पूछ ही दिए जाते हैं। उसके बाद देखिए सरजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो ये याद रखिएगा जो सरजामी प्रथा है वो मराठा राजवंश, मराठा भू राजस्व से संबंधित था। सरंजामी प्रथा, सरंजामी प्रथा क्या है? ठीक है, तो एक प्रकार से मतलब जो मराठा जागीरदार थे तो उनको टैक्स दिया जाता था वहां के लोगों के द्वारा। मराठा काल में सरंजामी प्रथा भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थी और इस काल में मराठा जागीरदारों को सरंजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी, ठीक है। हाँ, राम राय का। चलिए, कौन क्वेश्चन था ये? किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? वही अभी हमने चर्चा किया था, 50%। सबसे ज्यादा टैक्स लेने वाला दिल्ली सल्तनत में वह शासक कौन था जो कि आधा राजस्व कर के रूप में ले लेता था टोटल का? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। यह क्वेश्चन आपके 64वीं बीपीएससी में भी पूछा गया था कि कौन सा वह शासक है दिल्ली सल्तनत का जिसने आधा राजस्व के रूप में दावा किया था, 50% ले लेता था? वो था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, याद रखना है। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? सुहारवर्दी संप्रदाय, ऋषि संप्रदाय, ठीक है। ये सिलसिला होता है इस्लाम धर्म सूफी संतों का। तो याद रखिएगा ये जो था वह सबसे पहला जो सुहारवर्दी होगा उसी का होगा। कौन सा सिलसिला था तो देख लेते हैं। हाँ, सुहारवर्दी संप्रदाय से ही जुड़े हुए थे शेख बहाउद्दीन जकारिया। किस संप्रदाय? अब कहिएगा सिलसिला क्या है? तो एक प्रकार से कह सकते हैं ये लोग सूफी संत जो होते, जिस प्रकार से हिंदू धर्म में भक्ति आंदोलन हम लोगों ने पढ़ा था उसी प्रकार से इस्लाम में सूफी संत होते थे, ठीक है। और वो अपना जो है जो इस्लाम में पाखंड था, कुरीतियां थी, उसको दूर करने का प्रयास करते थे। और वह सिलसिला के रूप में जाना जाता था। करी होता है सिलसिला, मतलब करी, एक दूसरे से जुड़े रहते थे ये लोग। तो सुहारवर्दी संप्रदाय, ठीक है, सुहारवर्दी संप्रदाय के ही ये क्या थे? सूफी संत थे, ठीक है, याद रखना। कभी कभी एक आध क्वेश्चन, कभी कभी ये सब आपको पूछ दिया जाता है, तो पूछेगा भी तो आप देखिएगा जनरली पूछा हुआ ही क्वेश्चन पूछ देता है ये सब में। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो उसका नाम है क्या? नाम है तो यहां पर याद रखिएगा इस्लाम शाह ऑप्शन में है। और साथ साथ जो है यहाँ पर देखिए क्या है ऑप्शन नंबर, यानी इसका आंसर एक से अधिक होगा। इस्लाम शाह शेरशाह का पुत्र था। इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया और उसकी मृत्यु 1553 में हुई। इस्लाम शाह ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 250 और 500 इकाइयों में विभाजित किया था। संभवतः शेरशाह के भी समय में यह सैन्य विभाजन की प्रणाली प्रचलित थी। यानी शेरशाह और उसका पुत्र जो इस्लाम शाह है, दोनों के समय में 200, 250 के सेना में विभक्त होता था। इसीलिए इसका आंसर यहाँ पे क्या हो गया? उपयुक्त में से एक से अधिक। लेकिन अब आपके पास जो ऑप्शन होगा, देखिए रहेगा इस तरह के क्वेश्चन जरूर, लेकिन उसमें दे देगा 1 2, 1 2 3, या दे देगा आपका केवल 2 3, या केवल 2 4, केवल 1 2, इस तरीका से 4 ही ऑप्शन देगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। यहीं पे ऑप्शन क्रिएट हो जाएगा, केवल 1 और 2 क्वेश्चन कर देगा, केवल 1 और 2, केवल 2 और 4, सी नंबर 1 2 3, 1 2 3 4, इस तरीका से और आपको कंफ्यूज कराएगा बीपीएससी। जान लीजिए कि 5वां ऑप्शन हटाया है तो आपके लिए हल्का नहीं किया है, वो आपको और भारी किया है, वो इतना जान लीजिए। और उसने क्या किया है कि अब आपको ऐसे फंसाएगा, केवल 1 2, केवल 2 3, केवल 1 2 3, इस तरीका से आपको फंसाने का प्रयास करेगा। और इसीलिए कहते हैं कि थ्योरी आप लोग पढ़ के जाइएगा, तब जाकर के आप क्लियर रखिएगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन 50% क्वेश्चन आपके डायरेक्ट होंगे, आंसर आ जाएंगे, ठीक है, डायरेक्ट एक ऑप्शन में आपका खोज लीजिएगा 4 में से। लेकिन 50% क्वेश्चन ऐसे आपको पूछे जाएंगे जिसमें लिखा रहेगा 1 2 2 3, 1 2 3, तीनों सही, इस तरीका के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसीलिए उसके लिए भी आप तैयार रहिए, ठीक है, मानसिक रूप से प्रिपेयर रहिए।
जवाबित का संबंध किससे था? तो याद रखिएगा जो राज का कानून होता है उससे संबंधित था जवाबित। ठीक है, बहुत सारे शब्द होंगे इसमें, चूंकि इस्लाम जगत का जो शब्द होता है वही टफ होता है, और मध्यकालीन इतिहास में जो शब्द होते हैं थोड़े टफ पूछे जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे तो आपको प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन आपको जनरली देखिएगा रहता है। सल्तनत काल के सिक्के जिसको टका कहा जाता था, सासगनी एवं जीतल जो कि किसके थे? तो आपको बताया था कि जीतल जो था तांबा का था सिक्का। ठीक है, और जो ससगनी जो हुआ करता था वो चांदी का होता था, और आपका जो टका होता था वो भी चांदी के होते थे। इसलिए आंसर क्या हो गया आपका? जो सिक्के टका, ससगनी एवं जीतल, जीतल किसका होता था? तांबा का। और ये जो आपका टका और ससगनी जो होते थे वो चांदी के ही हुआ करते थे। ठीक है, टका भी चांदी का होता था, टंका आगे चल करके अभी बांग्लादेश की भी कहिएगा कि वहां का मुद्रा क्या है तो टका ही है। ठीक है, तो याद रखिएगा आपका जो है ससगनी भी चांदी का हुआ करता था। ठीक है, ऐसा करते हैं कि अब हम लोग ऑन स्क्रीन पे आते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादा थकावट होती है, मैं आपको डायरेक्ट स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आप लोग थोड़ा लाइन पे बने रहिए। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट मैं आपको स्क्रीन के माध्यम से ही आगे बढ़ूंगा जिससे कि तेजी से आपका कवर होगा। ठीक है, एक सेकेंड। चलिए देखिए स्क्रीन शेयर हो रहा है, जरा बताइएगा आप लोग। क्या देखिए शेयर हो रहा है? आप लोग बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर होगा चांदी, चांदी और तांबा। ठीक है, चलिए अब तेजी से हम लोग कवर करेंगे जिससे कि आप लोग को दिक्कत नहीं हो। चलिए, अब भारत में कागज का प्रयोग, ये देखिए क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा 12वीं सदी में अगर पूछेगा कि विश्व में सर्वप्रथम कौन सा देश है जिसने कागज बनाया था, तो याद रखिएगा चीन। चीन ने लगभग 1000 जो है सन में 1000 शताब्दी के आसपास जो है चीन में कागज की खोज हुई थी, और वह 12वीं शताब्दी में भारत में प्रयोग होने लगा था। ठीक है, तो याद रखिएगा यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वप्रथम कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो याद रखिएगा सर्वप्रथम कागज का जो आविष्कार है वो चीन में ही हुआ था। ठीक है, उसके बाद तबकाते नासरी, ये देखिए आपको क्वेश्चन पूछा था, ये क्वेश्चन आपका 9th-10th में पूछे गए थे, तबकाते नासरी के लेखक कौन है? और हमने बार बार चर्चा किया तबकाते नासरी, मिनहाज उस सिराज, ये क्वेश्चन याद कीजिए आप लोग का पूछा हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा
मोहम्मद गोरी की जो भारत विजय की जो यात्रा है उसका वर्णन मिनहाज उस सिराज ने ही किया है तबकाते नासरी में, तो याद रखिएगा, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषताएं थी। जब भक्ति आंदोलन हमने बताया था तो बताया था अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। ये तो था पुरोहित वर्ग की सत्ता को नकारा, ये सब नहीं उन्होंने किया। स्त्रियों को मंदिर जाने के लिए प्रोत्साहित किया, ये भी नहीं। मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित किया, ये भी नहीं। उन्होंने मेन रूप से क्या किया कि जो भक्त थे उनके, जो उनकी भाषा को समझ रहे थे उसी भाषा में उन्होंने ज्ञान दिया। चाहे कबीर का दोहा देखिए कितना अच्छा अच्छा दोहा है, और उसका जो खरी बोली जो है, हिंदी का जो शुरुआत कहिएगा वहीं से हुआ है, ठीक है, खरी बोली से ही। कांकर पत्थर चून के मस्जिद लियो चुनाए, नहीं ताऊ पर मुल्ला बांग दे, ये इस तरह का जो है, ठीक है, बहरो भयो खुदा, इस तरह का ये जो शब्द जो उन्होंने प्रयोग किया, तो उस समय वहां के जो लोग थे इस तरीका का शब्द का प्रयोग करते थे। तो जो भी भक्ति संत हुए, चाहे रैदास हो, चाहे कबीर हो, चाहे रामानुजाचार्य हो, चाहे रामानंद हो, तो सबने जो है जाति प्रथा का विरोध किया है और अपने भाषा में ही जो वहां का लोकल लैंग्वेज है, प्राकृतिक लैंग्वेज है, उसी में समझाने का प्रयास किया। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो निजामुद्दीन औलिया ने भेंट किससे इनकार कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी से भेंट करने के लिए जो है मना कर दिया था। उसने बोला था कि हमारे घर के 2 दरवाजे, अगर अलाउद्दीन गेट से आएंगे तो मैं खिड़की से या अन्य दूसरे रास्ते से निकल जाऊंगा। इस तरीका से वो जो है अलाउद्दीन खिलजी से मिलना नहीं चाहते थे। क्या नाम था? निजामुद्दीन औलिया। और गयासुद्दीन तुगलक वाला भी कहानी जानते होंगे। चूंकि गयासुद्दीन तुगलक निजामुद्दीन औलिया से नफरत करता है, तो जब वह बंगाल जीतता है उसके बाद वह बोलता है कि निजामुद्दीन औलिया को संवाद देता है कि मेरे आने से पहले आप दिल्ली छोड़ दें, ठीक है। तो इस पे निजामुद्दीन औलिया बोलते हैं हुजूर दिल्ली दुरस्त, यानी अभी दिल्ली दूर है, और रास्ते में ही गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो है ये सब जो है बातें आपको कई बार एग्जाम में पूछ देता है, इसलिए हमने बता दिया, और जब मैं पढ़ाया था उस समय भी बताया था। 12 मासा की रचना किसने किया था? तो याद रखिएगा मलिक मोहम्मद जायसी। और जिसने की पद्मावती की भी रचना किया, पद्मावत की जो रचना किया है उसका भी रचना जो है, जो रानी पद्मावती की कहानी है, ठीक है, तो वो भी मलिक मोहम्मद जायसी की ही रचना है। तो याद रखिएगा मलिक मोहम्मद जायसी। 12 मासा की भी रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने किया है। पद्मावत की भी रचना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं हिंदी साहित्य का रचना है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है ब्रह्मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की। जायसी की पद्मावत, अखरावट तथा आखिरी कलाम में से पद्मावत का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। तो कई बार पूछ सकता है, पद्मावत ना पूछ करके 12 मासा जो कि पूछा हुआ है, या अखरावट पूछ दे, आखिरी कलाम पूछ दे, यह किसकी रचना है? तो याद रखिएगा मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सेशन समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नहीं मिलना था उससे सर क्यों भाग रहा था? क्या बोल रहे हैं दुर्गेश कुमार? मैं समझ नहीं रहा हूं। क्वेश्चन नहीं मिलना था उससे सर क्यों भाग रहा था? क्या लिख रहे हैं दुर्गेश कुमार? क्या बोल रहे हैं? मेरे समझ से बाहर है, क्या बोल रहे हैं? जल्दी बताइए। अच्छा, क्यों नहीं मिलना था उससे सर क्यों भाग रहा था? देखिए, सूफी संत जो होते हैं ना, कोई जरूरी नहीं है कि सबसे मिलेंगे, ठीक है। उससे नफरत करता था वो। सूफी संत है वो, जो है अलाउद्दीन खिलजी की जो नीति थी उससे वो नफरत करता था, उससे मिलना नहीं चाह रहा था। बस आपको कोई जरूरी है कि आप सबसे मिलिएगा ही? इस यहाँ पे लिखा हुआ अच्छे से आप देखिएगा, उसका जो उसमें लिखा हुआ होगा क्यों नहीं मिलना चाहता था, तो उतना तो डीपली इसमें नहीं लिखा होगा, लेकिन जान लीजिए वो जो है उस समय बहुत कम लोगों से ही मिलते थे। जो निजामुद्दीन औलिया थे, क्योंकि बहुत बड़े सूफी संत थे उस समय, तो सभी जो है लोगों से नहीं मिलना चाहते थे वो, और वो पुराने थे उस समय, वृद्ध हो चुके थे, ठीक है। तो बस मूड की बात है, नहीं मिलना चाह रहे थे। अब उतना तो डीपली कभी
पूछा नहीं है एग्जाम में, उसके लिए तो आपको पूरा देखिए यहाँ लिखा हुआ, यही चीज हमने बोला कि दूसरी तरफ जब अलाउद्दीन ने उनसे मिलने की आज्ञा मांगी तो शेख ने उत्तर दिया कि मेरे मकान के 2 दरवाजे, यदि सुल्तान एक के द्वार आएगा तो मैं दूसरे द्वार बाहर चला जाऊंगा। उन्होंने अलाउद्दीन से मिलने से इनकार कर दिया। वे महबूब इलाही के नाम से प्रसिद्ध थे। कौन? तो निजामुद्दीन औलिया। बस मिलना नहीं चाह रहे थे, यही है और कुछ नहीं। तुजुके बाबरी किस भाषा में? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तुजुके बाबरी वाला, ठीक है। तो याद रखिएगा ये तुर्की में लिखा हुआ, जबकि बाबर जो है फारसी का बहुत बड़ा विद्वान था, ठीक है, और उस समय की राजकीय भाषा फारसी हुआ करती थी। लेकिन यहां पर जो है इसने जो है तुजुके बाबरी जो है वह तुर्की भाषा में लिखा गया है, ठीक है। तो इसीलिए यह क्वेश्चन पूछा जाता है। जो बाबर है वो फारसी और तुर्की का भी विद्वान दोनों का है, और उस समय राजकीय भाषा फारसी थी, लेकिन उसमें उसने लिखा नहीं, उसने तुर्की में ही जो है तुजुके बाबरी लिखा, जो कि बाबर का कह सकते बायोग्राफी है, ठीक है। अपने जीवन से संबंधित घटनाओं को उसने उसमें लिखा है। तो याद रखिएगा तुर्की भाषा में लिखा था। हुमायूं ने जो चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो प्रथम बार 1532 ईस्वी में चुनार दुर्ग पर आक्रमण किया था और उसको विजित भी किया था, ठीक है। और उसको 4 महीने तक घेरे रखा था। किसको? तो चुनार दुर्ग को, जिसके बाद शेर खान ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली थी, और उसके अंदर कौन था? शेर खान बंद था। इसके अतिरिक्त 1531 में उसने कालिंजर पर भी आक्रमण किया और उसको भी जीता था। तो ये हुमायूं ऐसा नहीं था कि कमजोर शासक था, ठीक है। हाँ, ये जीत जाता था तो उसपे उतना कह सकते हैं कि अपने दुश्मनों को ये हल्का महसूस कर लेता था, मतलब उसको जिस रूप से देखना चाहिए था वो ऐसा नहीं देखता था। बस जीत लिया, बस बात खत्म। तो इस कारण से इसका फायदा इसके दुश्मन ने वहां पे उठाया था, शेर खान ने। 1532 ईस्वी में रायसीन के महत्वपूर्ण किलों को जीत लिया था। किसने? तो हुमायूं। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो उसका नाम है हाजी बेगम ने, ठीक है। हाजी बेगम ने हुमायूं का मकबरा बनवाया था। कहां पे? तो दिल्ली में। याद रखिएगा, हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण कहां करवाया था? दिल्ली में, दिन पनाह 1564 ईस्वी में करवाया था। इस मकबरे का नक्शा मीरख मिर्जा गियास ईरानी वास्तुकार ने तैयार किया था। श्वेत संगमरमर से बना यह भारत का प्रथम गुंबद वाला मकबरा है, और इस मकबरे का परितः एक बाग की रचना हुई है, ठीक है। कौन सा? तो याद रखिएगा जो आपका हुमायूं का मकबरा है, हुमायूं का मकबरा उसी की बेगम जो रहती है हाजी बेगम ने बनवाया था। हुमायूं नामा किसके द्वारा रचा गया है? तो याद रखिएगा इसी की बहन जो नाम रहता है, जो कि बाबर की शहजादी होती है, गुलबदन बेगम, यानी हुमायूं की बहन और बाबर की बेटी गुलबदन बेगम ने ही हुमायूं नामा की रचना की थी। यह क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा, ठीक है। बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है हुमायूं नामा, तो याद रखना है आपको गुलबदन बेगम, ठीक है। और बादशाह अकबर ने अकबरनामा लिखा है, ठीक है। अबुल फजल, अकबरनामा जो लिखा गया अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। और हुमायूं नामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा। अब देखिए यहां पर क्या है, हुमायूं द्वारा लड़े गए जो युद्ध है उसका तिथि, तो याद रखिएगा देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद, ठीक है। सबसे पहले देवरा का युद्ध हुआ हुमायूं के द्वारा, फिर चौसा का युद्ध, कन्नौज का, सरहिंद। इन तीनों युद्ध में जो है ये हार जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद, याद रखिएगा। वो 3 युद्ध में हारता, और चौथा जो सरहिंद का युद्ध होता है 1555 में, उसमें यह फिर से खोया हुआ राज्य को वापस प्राप्त कर लेता है। तो 22 जून 1555 को सरहिंद के युद्ध में हुमायूं की जीत होती है, और शुरुआत का जो युद्ध था उसमें हुमायूं हार जाता है शेरशाह सूरी से। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो उसका नाम था शेरशाह सूरी,
जिसने पहले अपने आप को हजरत आला कहा, आगे चल करके उसने जो है दिल्ली सुल्तान की उपाधि धारण की थी। शेरशाह का मकबरा आपको पता है बिहार में ही है, सासाराम में। कहां पे है? सासाराम में है, याद रखिएगा, ठीक है। ये तालाब के बीच में है, स्थित है सासाराम। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन रहता? देखिए, महाराणा प्रताप हिंदू है और इसका सेना नायक मुस्लिम रहता है, और जबकि अकबर का सेना नायक मान सिंह हिंदू रहता है। तो वहां पे हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी, वहां अपने अपने प्रभुत्व की लड़ाई हुआ करती थी। तो याद रखिएगा हकीम खान, ठीक है, हकीम खान ही महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति था, और इस युद्ध में महाराणा प्रताप की हार हुई थी, ठीक है। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था? तो ऐसा काम करने वाला वह शासक अकबर ही होगा, क्योंकि यह धार्मिक सहिष्णु शासक था। राजपूताना संबंध बेहतर थे। ये सब चर्चा हमने क्लास में कर रखा है, कंटेंट में पड़े हुए वीडियो को अच्छे से देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया, कब मिलाया? तो सब प्रथम पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत में बिहार को मिलाने वाला शासक कौन था? तो उसमें भी याद रखिएगा अकबर ने ही सर्वप्रथम जो है बिहार को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। कब? तो याद रखिएगा 1572 ईस्वी। यहाँ क्या अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? तो 1576 ईस्वी में। याद रखिएगा कब मिलाया? तो 1576 ईस्वी में, ठीक है। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, मुनीम खान ने दाऊद को एक युद्ध में पराजित किया। 1574 ईस्वी में बिहार पर मुगलों का आधिपत्य हो गया। पराजित होने के बाद दाऊद बंगाल भाग गया, किंतु 12 मार्च 1576 को टोडरमल, मुजफ्फर खान और हुसैन कुली खान ने मिलकर दाऊद को पूर्णतः पराजित किया, और 1576 ईस्वी में बंगाल तथा बिहार पूर्ण रूप से मुगल जो दिल्ली सल्तनत है उसका पार्ट बन गया था, ठीक है। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी? बताए थे हमने, आपको बताया था किसके शासनकाल में? तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो आया था वह आपका अकबर के शासनकाल में आया था, ठीक है। कुछ व्यापारी आए थे। फिर हुमायूं के भी शासनकाल में कौन आता है? कैप्टन, याद होगा आप लोग को, हेक्टर नामक जहाज से कैप्टन हॉकिंस जो आता है हुमायूं के दरबार में आया। उससे पहले इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अकबर के दरबार में भी 1599 में आ चुकी थी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, इसको अच्छे से पढ़िए। 1599 ईस्वी में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया, और इसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार की योजनाएं तैयार की गई। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने की आशा से 1599 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया, और इसका गवर्नर कौन था? तो इसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज रखा गया। इसे जॉन कंपनी के नाम से जाना जाता था, और इस दौरान भारत का बादशाह अकबर था, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया था? अगर सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी रहता तो आपको हुमायूं आंसर हो जाता, सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी रहता तो हुमायूं हो जाता, जबकि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसीलिए इसका आंसर अकबर। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया? अभी तुरंत हमने बताया था, आईने अकबरी अबुल फजल। देखिए यहाँ पे अच्छे से पढ़िए, आईने अकबरी अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल जो था उसकी लिखी हुई है। यह अकबरनामा के 3 भागों में से तीसरा भाग। अकबरनामा भी अगर पूछे तो अबुल फजल का ही नाम बताना। एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो याद रखिएगा नूरजहां। एतमाउद्दौला का मकबरा जो आगरा में स्थित है उसको किसने बनवाया था? तो नूरजहां, ठीक है। अब नूरजहां कौन थी? तो उसके बारे में देखिए, यहाँ लिखा हुआ एतमाउद्दौला का मकबरा नूरजहां ने 1622 ईस्वी से 1628 ईस्वी के मध्य में अपने पिता की मृत्यु के बाद बनवाया। यह आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित एक अत्यंत अलंकारिक इमारत है। यह चतुर्भुजाकार मकबरा बेदाग सफेद संगमरमर का बना है। यह मकबरा जिसमें बड़े पैमाने पर संगमरमर का प्रयोग हुआ है तथा अलंकरण के लिए इस्लामिक भवनों में पहली बार, यह भी क्वेश्चन पूछा, पित्रा क्या है? तो जब संगमरमर पत्थरों पे हीरे जवाहरात सोने चांदी से उसमें कह सकते हैं कि डिजाइन बनाया जाता है, उसको नक्काशी किया जाता है, तो उसको पित्रा कहते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ, पित्रा क्या होता है? तो जब संगमरमर या पत्थरों पे नक्काशी की जाती है और उसमें कीमती पत्थरों को बैठाया जाता है तो उस जो डिजाइन है उसको पित्रा कॉन्सेप्ट कहते हैं, याद रखिएगा।
परचिनकारी पित्राद्युरा निम्न में से, वही देखिए क्वेश्चन पूछा है ना 66 बीपीएससी में। तो देखिए इसमें क्या होगा, इमारतों में मार्बल का प्रयोग बिल्कुल नहीं, संरचना मेहराब का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं, दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, तो यही आंसर हो जाएगा पित्रादुरा या परचिनकारी क्या है, तो याद रखिएगा। मध्यकाल में बटाई किससे संबंधित है, तो एक प्रकार से लगान जो लगता था उसका निर्धारण का तरीका था, तो याद रखिएगा, ठीक है। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए, तो सर्वप्रथम जो चित्रकारी के लिए कारखाने बनाने का काम जो करवाया है उसका नाम है हुमायूं, ठीक है। आगे चल करके इसे सबसे ज्यादा चित्रकला जो है फला फूला है वो जहांगीर के शासनकाल, वो खुद भी एक अच्छा चित्रकार था। दस्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है, ठीक है, तो इसके द्वारा इसमें से कोई आंसर नहीं होगा, क्योंकि यह जो चित्र है वह अमीर हमजा मोहम्मद साहब के चाचा के वीरतापूर्ण कारनामों का उल्लेख है, और अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया, इसमें सर्वप्रथम दस्ताने अमीर हमजा है, यह हुमायूं के काल में चित्रित होना आरंभ हुआ और अकबर के काल में संपूर्ण हुआ, यानी इसमें बहुत सारे चित्रकार ने भूमिका निभाई थी, इसलिए इसका आंसर जो है इनमें से कोई नहीं होगा। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ, तो याद रखिएगा अकबर के समय में, यह भी क्वेश्चन आपका 63 बीपीएससी में पूछा हुआ है। जो यूरोपियन चित्रकार या पेंटिंग जो आया भारत में तो वो अकबर के दरबार में ही आ चुका था, ठीक है, क्योंकि हुमायूं के दरबार में ही आपका कैप्टन हॉकिंस आया था, उसके बाद आपका अकबर का दरबार है, तो याद रखिएगा कि अकबर के दरबार में यूरोपियन पेंटिंग आने शुरू हो गए थे, ठीक है। अच्छे से पढ़िएगा, आप लोग के पास दिया हुआ है। चलिए, दसवंत और वसावन बहुत अच्छे चित्रकार थे मुगल सम्राट के, ये किसके दरबार में थे, तो याद रखिएगा अकबर के दरबार में ही दसवंत और वसावन बहुत बड़े चित्रकार थे, जिसको कि जो है अकबर बहुत ज्यादा तवज्जो देता था अपने दरबार में, ठीक है। लेकिन आगे चल करके इसमें से एक विक्षिप्त हो जाता है, और जो विक्षिप्त होता है उसका क्या नाम रहता है, बसावन, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा है दसवंत और बसावन अकबर कालीन चित्रकार थे। दसवंत जो कि एक कहार का बेटा था, कि काम से अकबर इतना प्रभावित हुआ था कि इसे अपने समय का अग्रणी चित्रकार बनने में सहयोग दिया। किसके बारे में बोल रहा है, तो दसवंत के बारे में, ठीक है। किंतु बाद में यह महान चित्रकार मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया और 1584 ईस्वी में आत्महत्या कर ली, ठीक है। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी, तो सबसे ज्यादा हमने अभी तुरंत चर्चा किया था जहांगीर के शासनकाल में, और यह खुद भी एक बहुत बड़ा चित्रकार था, ठीक है। कौन, तो जहांगीर, याद रखिएगा। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी, तो जब्ती प्रणाली जो अकबर की ही उपज थी। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जब्ती प्रणाली प्रचलन हुआ, जो भूमि सर्वेक्षण भू राजस्व निर्धारण के लिए दस्तूरुल अमल एवं जाब्ती खसेरे की तैयारी पर आधारित थी। साम्राज्य के अधिकतर भूभाग में यह प्रणाली प्रचलित थी, तो याद रखिएगा जो जब्ती प्रणाली एक प्रकार का भू राजस्व प्रणाली है, और यह अकबर के समय में इसकी शुरुआत हुई थी। यह कथन किसका है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया, ठीक है। यह कथन किसका है, तो ये सब क्वेश्चन थोड़ा डीपली है, तो याद रखिएगा वह कथन जो है वह विलियम फिंच का है। विलियम फिंच के अनुसार इलाहाबाद स्थित पैलेस ऑफ 40 पिलर्स के निर्माण में 40 वर्ष लगे थे, और इसके निर्माण हेतु तो 5000 से 20,000 लोगों ने काम किया था, ठीक है। इलाहाबाद में जो स्थित है पैलेस ऑफ 40 उसके निर्माण में, और यह बात अंग्रेज जो इतिहासकार हैं किसने कहा है, तो विलियम फिंच ने। कश्मीर का अकबर, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, तो याद रखिएगा सुल्तान जैनुल आबिदीन को कहा जाता है। इसको कहा जाता है सुल्तान जैनुल आबिदीन, ठीक है। इसको कहां का अकबर कहा जाता है, तो कश्मीर का, चूंकि यह भी धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति है और संस्कृत में अनेक महत्वपूर्ण का अनुवाद करवाया था। देखिए अकबर के समान धार्मिक सहिष्णु सामाजिक कार्यों के लिए सुल्तान जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है, और उसने संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद कराया। श्री भट्ट, मंसूर बिन अहमद जैसे वेदों को संरक्षण प्रदान किया था, तो यानी धार्मिक सहिष्णु था अकबर की तरह, इसीलिए सुल्तान जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए
अब ये देखिए दो अस्पा सी अस्पा प्रथा किसने शुरुआत की थी? तो याद रखिएगा यह प्रथा जो है शुरुआत जहांगीर ने किया था। एक तरीका हमने आपको बताया था, जो मुगल शासक है उसका नाम याद है, BHAJSHA, ठीक है। अकबर के समय में आपका मनसबदारी शुरुआत ही हुआ था, मनसबदारी प्रथा, जैसे अभी जॉब का लेवल होता है ना, लेवल 1 लेवल 2, उसी प्रकार से। उसके बाद जहांगीर के दरबार में दो अस्पा सी अस्पा, जो यहाँ पे देखिए मनसबदारी का ही पोस्ट हुआ करता था। देखिए दो अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा जहांगीर ने चलाई थी। इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाई मनसबदारों को अधिक सेना रखना पड़ता था, ठीक है। तो दो अस्पा, इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के दोगुने घोड़े रखने होते थे, उसको दो अस्पा। इसमें सी अस्पा किसको है? जिसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने होते, जितना उसका पोस्ट होता था उसका 3 गुना उसको घोड़ा वहां पे रखना होता था अपने अंदर। तो यही है दो अस्पा सी अस्पा, एक प्रकार से कह सकते हैं मनसबदारी प्रणाली के अंतर्गत है। तो यह जहांगीर के दरबार में शुरुआत हुआ था। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो वो था कंधार, ठीक है। कंधार राज ईरान के शाह मुगलों के बीच संघर्ष का जड़ था, क्योंकि कंधार को अपने हाथों में रखना मुगल शासक और ईरान के शाह के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। दोनों शासकों की साम्राज्यवादी योजनाओं को क्रियान्वित किया जाना, बहुत कुछ कंधार को अपने हाथों में रखने पर ही निर्भर करता था। चूंकि जो आपका मध्य एशिया है और इधर पूर्वी एशिया, तो ये बीच में कंधार आता है। तो ये कंधार को जीतने के लिए दोनों मुगल शासक और ईरान के साथ दोनों ललायत रहते थे, इसीलिए दोनों के बीच में कंधार को लेकर विवाद होता था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो आपको पता ही है किसने करवाया था। तो यहां पर देखिए क्या है ऑप्शन, शाहजहां ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया, आगरे का ताजमहल बनवाया, ठीक है। तो याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णिम युग कहा? शाहजहां के शासनकाल, ऐसे अकबर के शासनकाल को स्वर्णिम युग कहा गया है, लेकिन शाहजहां के शासनकाल को किसने कहा है? तो नाम है उनका A.L. श्रीवास्तव। A.L. श्रीवास्तव ने जो है शाहजहां के ही शासनकाल को मुगल काल का क्या कहा है? स्वर्णिम युग कहा है। क्योंकि आप देखिएगा स्थापत्य कला का सबसे ज्यादा विकास हुआ। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या होता है? तो उसका होता है दारुल इस्लाम। जिहाद मतलब होता है कि जो अन्य धर्म के जगह पे इस्लाम धर्म का प्रचार करके इस्लाम में बदल देना, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ, देखिए औरंगजेब सर्वोपरि एक उत्साही सुन्नी मुसलमान। कई बार पूछेगा औरंगजेब शिया था या सुन्नी? तो सुन्नी था। उसकी धार्मिक नीति सांसारिक लाभ के किसी विचार से प्रभावित नहीं थी। उदार दारा के विरुद्ध उसने सुन्नी कट्टरता के समर्थक के रूप में राज सिंहासन प्राप्त करने वाले की हैसियत से उसने कुरान के कानून को कठोरता से लागू करने का प्रयास किया, और इस कानून के अनुसार प्रत्येक धार्मिक मुसलमान को अल्लाह की राह में मेहनत करनी चाहिए, और दूसरे शब्दों में तब तक गैर मुसलमानी देशों दारुल हर्ब के विरुद्ध धर्म युद्ध या जिहाद करना चाहिए जब तक कि वे इस्लाम के रूप में न कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो यानी मेन रूप से यहाँ पर अन्य धर्म के लोगों को कह सकते हैं इस्लाम में बदलने का ही प्रक्रिया है दारुल इस्लाम, ठीक है। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो आपको पता ही होगा, गुरु गोविंद सिंह जो 10वें गुरु हैं, उनका जन्म पटना में ही हुआ था, ठीक है। तो टोटल 75 क्वेश्चन अभी हमने ऑब्जेक्टिव सेशन लिया, ठीक है। तो इसी प्रकार से फिर नेक्स्ट क्लास में मैं लूंगा। आप लोग भी पढ़िए, ऑब्जेक्टिव सेशन अब करते रहिए, क्योंकि थ्योरी हो चुका है आपका अच्छे से, ठीक है। बच्ची थी इसलिए नहीं मिलना चाह रहे थे। क्या क्या लिखते हो भाई अंकित कुमार? चलो फालतू बातें मत लिखा कीजिए, ठीक है। जो जरूरी का है, देखिए बहुत सारा चीज का आपको अगर आंसर चाहिए, चूंकि इतिहास है तो उसमें आपको डुबकी लगाना होगा, ठीक है। बहुत सारे बुक है, तो इस्लामिक जगत को पढ़ने के लिए भी एक कम से कम जो 1000 पेज वाला बुक खरीदिएगा, तब जाकर के हर एक चीज पता चलेगा, ठीक है।
तो ज्यादा जो है आपको देखिए, जो जरूरत का चीज है वो मैं आपको खुद बता देता हूँ, इसीलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर एक चीज आपको जानकारी नहीं मिल सकता है, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। और जो जरूरत का चीज नहीं है, आपको नौकरी लेना है, रिसर्च तो करना नहीं है मिडिवल हिस्ट्री में, मध्यकालीन इतिहास में आपको रिसर्च तो करना नहीं है। तो उतना ही चीज पे ही फोकस कीजिए जो जरूरी है। बिना मतलब का कहानी को समझने के लिए जो एक स्टेप चाहिए वो हमने आपको बता दिया, लेकिन बहुत ज्यादा अगर आप जानने का इच्छुक है तो आपको खुद ही रिसर्च करना होगा, बहुत सारे बुक होंगे, नेट पे सर्च करना होगा, ठीक है, तब जाके आपको उसका रिजल्ट मिल सकता है। तो उतना टाइम ना ही हमारे पास है ना ही आपके पास होगा, ठीक है। ठीक है, कल साइंस का ही लेते हैं। कल से साइंस का ही पहले खत्म कर देते हैं। साइंस और जो ज्योग्राफी है उसको सबसे पहले कंप्लीट करते हैं। साइंस और ज्योग्राफी को कल से जो है आपका बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। कल से जो है बायोलॉजी का एकदम ऑब्जेक्टिव सेशन लेना शुरू करते हैं, ठीक है। बायोलॉजी, उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री, ठीक है, उसके बाद ज्योग्राफी। इस तरीका से तेजी से आपका कंप्लीट हो जाएगा। हिस्ट्री में आपको दिक्कत नहीं होगा, हिस्ट्री में बहुत सारा हमने आपको पढ़ा भी रखा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आप खुद भी हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब में आपको दिक्कत नहीं होने वाला। इकोनॉमिक्स सर में दिक्कत नहीं होगा आपको। थोड़ा बहुत ज्योग्राफी में कम हमने पढ़ाया है थ्योरी, क्योंकि जो समझने वाला है उतना ही, बाद बाकी आपको रटने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए उसको मैं पहले करवा दूंगा ज्योग्राफी। चलिए, ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।